दोस्तों आज मैं द बेबी सीटर पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम इस मूवी के फर्स्ट पार्ट के 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि कोल के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ था वो उसे जिस किसी को बताता था तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था, और पुलिस को भी वहाँ उन मरे हुए लोगों की डेड बॉडी नहीं मिली थी। कॉलेज में भी कोई कोल की बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि वो उसकी बात सुनकर उस पर हंसते थे। और इन्हीं सब की वजह से कोल के पेरेंट्स को लगता था कि अब कोल मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से वो उससे डॉक्टर से कुछ मेडिसिन दिलवाती हैं ताकि कोल की मेंटली हालत ठीक हो सके। वहीं स्कूल में कोल की फ्रेंड मेलेनी उसे रिलैक्स कराने की कोशिश करती है, लेकिन अब मेलेनी का स्कूल में एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम जिमी है। जिमी के 2 और फ्रेंड होते हैं जिनका नाम डिएगो और बूम बूम होता है। मेलेनी अपना ज्यादातर वक्त इन्हीं के साथ गुजारती है, जिससे कोल और भी अकेला फील करता है। अगले दिन स्कूल में इनके साथ एक और स्टूडेंट पढ़ने आती है जिसका नाम फोइबे होता है। यहाँ कोल फोइबे के हाथ पर वही टैटू देखता है जो उसे बेबी सीटर बी के हाथ पर दिखाई दिया था। इधर कोल के पेरेंट्स कोल को लेकर काफी हैरान होती हैं और उसका एडमिशन साइकियाट्रिस्ट स्कूल में करने का फैसला करती हैं। अगले दिन सुबह कोल को अपने घर पर साइकियाट्रिस्ट स्कूल का टेम्पलेट मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स उसका एडमिशन साइकियाट्रिस्ट स्कूल में कराने वाले हैं। इसलिए वो उन टेम्पलेट को लेकर स्कूल जाता है और मेलेनी को सब कुछ दिखाता है। मेलेनी उसे बताती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद मेलेनी कोल को अपने साथ एक हफ्ते के लिए लेक पर चलने के लिए इनवाइट करती है ताकि कोल का माइंड रिलैक्स हो सके। उधर फोइबो को अपने लॉकर से उसके बचपन की एक टॉय और उसके साथ एक स्ट्रेंजर चाबी और शॉर्ट नोट मिलता है, जिसे देखकर फोइबे सोचती है कि यह सब यहाँ उसकी केयर टेकर ने रखा होगा। अब स्कूल में लंच के लिए बेल बजती है, जहाँ टीचर कोल को अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है, लेकिन कोल उनकी बात नहीं सुनता और मेलेनी के साथ लेक पर जाने का फैसला करता है। वहीं मेलेनी स्कूल में अपने पिता की कार चुरा कर लाई होती है, जिसे देखकर कोल भी उसके साथ कार में बैठ जाता है। तभी इनके पास मेलेनी के सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग एंजॉय करने के लिए लेक पर पहुंचते हैं। लेक पर कोल अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, इसलिए वो यहाँ से जाने का प्लान करता है। तभी मेलेनी उसके पास आकर उससे यहाँ रुकने के लिए कन्विंस करती है। कोल को लेक पार्टी में फोइबे भी दिखाई देती है। दूसरी तरफ कोल के पेरेंट्स परेशान होकर मेलेनी के घर पहुंचते हैं और मेलेनी के पिता से कोल के बारे में पूछते हैं। उसका फादर उन्हें बताता है कि कोल और मेलेनी साथ ही हैं। अब काफी रात होने की वजह से ये सभी लेक पार्टी खत्म कर देते हैं। फिर बोट पर डिएगो और जिमी गेम खेलने लगते हैं। तभी ये दोनों मेलेनी से 2 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं, जिस पर मेलेनी उन्हें रिचुअल बुक के बारे में बताने लगती है। मेलेनी कहती है कि उसने रिचुअल बुक को पढ़कर उसे फॉलो करना शुरू कर दिया है ताकि उसकी सभी इच्छा पूरी हो सके। तभी मेलेनी बूम बूम पर अचानक एक हुक से हमला करती है, जिससे बूम बूम बुरी तरह मारी जाती है। इसके बाद मेलेनी उसका ब्लड इकट्ठा कर लेती है। तभी 2 साल पहले कोल ने जिन्हें मरता हुआ देखा था, उनकी आत्मा अचानक से यहाँ आ जाती है, जिसमें सोनिया, एलिसन, मैक्स और जॉन होते हैं। इन चारों का मानना था कि अभी इनकी आत्मा जिंदा है, इसीलिए ये लोग रिचुअल करके खुद को जिंदा करना चाहते हैं। फिर हमें पता चलता है कि अगर ये लोग सुबह होने से पहले रिचुअल को पूरा नहीं कर पाते तो इनकी आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब इस रिचुअल को पूरा करने के लिए इन्हें कोल का ब्लड लेना होगा, लेकिन तभी यहाँ फोइबो आ जाती है क्योंकि उसकी वाटर क्राफ्ट में गैस खत्म हो गई थी, इसलिए वो इनसे गैस लेने के लिए आई होती है। फोइबे जमीन पर जब बूम बूम को मरा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये लोग कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें मरने की एक्टिंग की जाती हो, और फोइबे यहाँ से चली जाती है। इसी बीच कोल को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो भागता हुआ वाटर क्राफ्ट पर पहुंच जाता है। इसके बाद फोइबे और कोल वहाँ से भागने लगती है। तभी मैक्स क्रॉसबो से इनके क्राफ्ट पर अटैक करता है, जिससे वाटर क्राफ्ट का फ्यूल लीक होने लगता है। ये सब देखकर फोइबो को कुछ समझ नहीं आता कि कोल के साथ क्या हो रहा है। फिर वो कोल के साथ एक माउंटेन तक पहुंच जाती है, जहां कोल फोइबो को इस कल्ट के बारे में बताता है। इधर मैक्स मेलेनी से उनके वाटर क्राफ्ट से लीक हुए फ्यूल के बारे में बताता है, जिसे सुनकर मेलेनी उस फ्यूल पर आग लगा देती है, जिससे वो फ्यूल जलता हुआ फोइबो के क्राफ्ट तक पहुंचता है और वहां तेजी से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट को देखकर मेलेनी समझ जाती है कि वो दोनों उसी तरफ गए हैं। अब ये लोग भी कोल को ढूंढने के लिए उस तरफ जाने लगते हैं। उधर फोइबे कोल को वहीं अकेला छोड़कर हेल्प मांगने के लिए जाने लगती है। आगे जाने पर फोइबो को एक आदमी दिखाई देता है जो लेक पर कैंपिंग कर रहा होता है। फोइबे उससे हेल्प मांगती है
जिससे वो आदमी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी वो फोइबे के साथ छेड़खानी करने लगता है। तभी वहाँ पर कोल आ जाता है, जो फोइबे को उससे बचाकर उस आदमी की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद यहाँ सोनिया आ जाती है, जो उस कैंपिंग कर रहे आदमी को मार डालती है। फिर वो कोल की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कोल उसे गाड़ी आगे पीछे करके कुचल देता है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। अब यहाँ पर बाकी के लोग भी पहुँचते हैं, जो कोल और फोइबे को ढूंढने लगते हैं। अब इन दोनों में एक नए कल्टिस्ट का ग्रुप बन जाता है और एक पुराने कल्टिस्ट का। कोल और फोइबे कार के नीचे छिपे होते हैं। तभी कोल के ऊपर एक सांप चढ़ जाता है। फिर ये दोनों डिएगो को सांप से डराकर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी एलिसन इन दोनों को देख लेती है और इन पर फायरिंग करती है। ये दोनों भागते भागते दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने लगती हैं। तभी एलिसन का सिर उन पहाड़ियों के बीच में फंस जाता है और कोल और फोइबे दोनों एलिसन का पैर पकड़ लेती हैं, जिससे एलिसन का सर उसी पहाड़ में फंसकर टूट जाता है और उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। अब मैक्स इन दोनों पर हमला करने लगता है, लेकिन ये दोनों किसी तरह एलिसन की बॉडी को अपना कवर बना लेते हैं और उससे बचकर एक बोट के जरिए यहाँ से भागने लगते हैं। मैक्स उस बोट से बंधे रस्सी के सहारे दूसरे बोट पर बैठ जाता है। फिर मैक्स कोल के बोट पर चढ़ने लगता है। तभी फोइबे सिली स्ट्रिंग उसके मुंह पर स्प्रे कर देती है और कोल उसे बोट के नीचे फैन में फंसा देता है, जिससे मैक्स वहीं पर मारा जाता है। जॉन ये सब देखकर डिएगो, जिमी और मेलनी को सब कुछ बताता है। इस पर डिएगो और जिमी रिचुअल को पूरा करने का वादा तोड़ देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो दोनों अचानक से धुआं बनकर गायब हो जाते हैं। इधर फोइबे कोल को अपने फैमिली केबिन में ले जाती है, जहाँ ये दोनों प्लान बनाती हैं कि सुबह होने तक ये दोनों यहीं पर रहेंगे। यहाँ फोइबे कोल को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाती है कि एक दिन वो अपना फेवरेट रैबिट लेक पर भूल जाती है। फिर वो अपनी बेबी सिटर के साथ उसे लेने के लिए जाने लगती है, जबकि उसके पेरेंट्स वो रैबिट लेकर वापस घर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, जिसमें फोइबे को छोड़कर सभी लोग मर जाते हैं। ये सुनकर कोल फोइबे को तसल्ली देता है। उधर केबिन के बाहर मेलनी और जॉन होते हैं, जहां मेलनी कोल के फादर के पास कॉल करके उन्हें बताती है कि कोल ने काफी ड्रिंक कर ली है, जिससे उसकी मेंटली हालत काफी बिगड़ चुकी है। ये सब सुनकर कोल के फादर मेलनी के फादर के साथ वहाँ आते हैं। जब वो दोनों मेलनी के पास पहुँचते हैं तो मेलनी उन्हें कोल के बारे में झूठी स्टोरी सुनाती है कि कोल पागल हो चुका है, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। दरअसल मेलनी ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि कोल उस केबिन से बाहर आ सके, जिससे सुबह होने से पहले ही मेलनी उसके ब्लड को पी सके। खैर अब कोल के फादर केबिन के अंदर जाते हैं और कोल को बंकर से बाहर आने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोल इसे धोखा समझकर बाहर नहीं आ रहा होता। पर काफी ज्यादा बुलाने से वो कुछ वेपन्स लेकर बंकर से बाहर आता है। तभी कोल को जॉन दिखाई देता है और वो उसे शूट करता है, लेकिन जॉन किसी तरह बच जाता है। फिर जब जॉन कोल को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर एक झूमर गिर जाता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। अब मेलनी केबिन के अंदर आती है। तभी फोइबे उसे मारने के लिए उसकी तरफ चाकू फेंकती है, लेकिन मेलनी उस चाकू को पकड़ लेती है। अब कोल और फोइबे दोनों भागने लगती हैं और कोल के फादर उनके पीछे जाने लगते हैं। मेलनी के फादर मेलनी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी मेलनी अपने फादर पर चाकू से अटैक करके उन्हें मार देती है। इधर कोल फोइबे को अकेले जाने के लिए कहकर अपने फादर के पास जाता है और उनसे गले मिलता है। इसी दौरान कोल के फादर कोल को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती हैं। फिर वो कोल को गाड़ी में बैठाकर गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं, पर तभी कोल को होश आ जाता है और वो अपने फादर को वहीं छोड़कर फोइबे के पास जाने लगता है। उधर फोइबे को मेलनी मिल जाती है, जिससे उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन तभी मेलनी को एक आइडिया आता है और वो फोइबे को अपने साथ ले जाती है ताकि कोल उसे बचाने के लिए वहाँ उसके पास खुद आए। फिर कुछ देर बाद कोल फोइबे को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। अब कोल मेलनी को ब्लड देने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि फोइबे की जान खतरे में होती है। इसके बाद हम बेबी सिटर बी को पानी से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। बी को देखकर फोइबे भी हैरान होती है, क्योंकि बी उसकी भी बेबी सिटर रह चुकी थी, जो एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब रिचुअल को पूरा करने के लिए कोल के बॉडी से ब्लड निकाला जाता है और उसे बूम बूम के ब्लड में मिला दिया जाता है। तभी सभी मरे हुए कल्स जिंदा होने लगते हैं। इसके बाद मेलनी वो ब्लड उन सभी कल्स को देती है। अब बी के अलावा सभी इस ब्लड को पी लेते हैं, लेकिन इनका प्लान कामयाब नहीं होता, जिससे सभी को ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। दरअसल इस रिचुअल में इन्हें एक इनोसेंट बच्चे का ब्लड लेना था, पर अब कोल इनोसेंट नहीं रहा, क्योंकि वो फोइबे के साथ इंटीमेट हो चुका था, जिससे इनका प्लान खराब हो जाता है। अब सभी कल्स की बॉडी पिघल कर गायब हो जाती है और बी बच जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि यह सब प्लान बी का ही था।
क्योंकि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में कोल ने बी से कहा था कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी बी ने उसे धोखा दिया। ये बात सुनकर बी का दिल पिघल जाता है और तब से बी कोल का साथ देने लगी ताकि मेलेनी इस रिचुअल को पूरा ना कर सके और ये रिचुअल बुरी तरह नष्ट हो जाए। इसके बाद बी कहती है कि अभी भी एक डेविल जिंदा है और मुझे उसे भी मारना होगा। ये कहकर वो खुद उस ब्लड को पी लेती है। तभी वहाँ पर कोल के फादर भी आ जाते हैं, जो बी को ब्लड पीता हुआ देख लेते हैं। फिर भी उस ब्लड को पीते ही मेल्ट होकर गायब हो जाती है। अब कोल के फादर समझ चुके थे कि उनका बेटा कोल बिल्कुल ठीक है और वो जो कुछ भी उनसे बता रहा था वो सब रियल है। खैर बी जब वहाँ से गायब होती है तो उसकी राख से वही रिचुअल बुक निकलती है जिसके पेज अपने आप पलट रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।